हाय हेलो नमस्कार। मैं आपका एक्सीलेंस क्लासेस पर अर्पित आपका स्वागत करता हूं। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 10th और 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो जो मतलब आपके एग्जाम में जो सब पूछे गए हैं वो आपके लिए मैं कराने जा रहा हूँ आज से। जैसे कि 10th क्लास का पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इसके मैं लगभग सेम क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, 10 क्वेश्चन लगभग। तो मैं 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके मिलते जुलते एग्जाम से होंगे, सेम इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, बाकी आपने सब पढ़ ही रखा होगा। आई होप सबके जो बैच है, सबका कोर्स है, जहां भी आप ट्यूशन पढ़ते हैं या एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, जो भी करते हैं, तो वह आपने आई होप सो सबने रिवीजन कर लिया होगा। मैथ का सबका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपका लिखने जा रहा हूं, वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन है आपका। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 और 104 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लैस तथा मैं से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो राइट द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 104। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है? सबने थर्ड क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, फोर्थ से पढ़ते हुए आ रहे हो, थर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो, फोर्थ से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इनका अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि पता होगा आपको। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कैसे? ये इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो सबसे पहले किससे काटेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा सम संख्या कौन सी होती है? 2। तो इससे सबसे पहले हम भाग करेंगे बच्चों 2 से। तो 2 चौक 8, 1 बचा, हो गया 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो इवन नंबर आ गया, यानी फिर से सम संख्या है, फिर से 2 से डिवाइड कर दो। 2 का ना 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर 2 से कर दो इवन नंबर है, तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता? 6 बार। फिर 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता? 3 बार। आप देखो यहाँ पे आ गया 3। अब 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 3 डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा? 3 किसके टेबल में आता? 3 की। तो 3 का पहाड़ा किससे बढ़ेंगे? 3 बार, एक बार। ठीक है, उसके बाद 104। अब देखो ये कैसा नंबर है? इवन है या ऑड है? यानी कि सम संख्या है या विषम संख्या? ये भी सम संख्या है। तो सम संख्या में सबसे छोटा नंबर 2, तो 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर से सम संख्या है, फिर 2 से भाग करनी पड़ेगी। तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा होगा? 1, हो गया 12, 2 छन 12। ठीक है, तो एक है ना 2, 2 दिया 6। फिर देखो 13 से कर दो, 13 का ना 13, क्योंकि 13 किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए 13 से एक बार। अब जो हमने नंबर आपने लिए थे उन नंबरों को हम लिख देंगे ऐसे 96 और 104। 96 के अभाज्य गुणनखंड आपने क्या करे थे? 96 के अभाज्य गुणनखंड करे हैं आपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दिया। ठीक है, उसके बाद 104 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, यही तो करे बच्चों। ठीक, अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है? ये वाला 2 आ गया, ये वाला 2, ये भी आ गया, ये भी आ गया। उसके बाद और कुछ कॉमन आ रहा? कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका जो HCF होगा, यानी कि जो मैसेप होगा, वो में से क्या हो गया? जो जो आपका कॉमन आया है उन्हें एक साथ लिख लो। एक कॉमन 2 आया, इस वाले से 2 आया, इस वाले से 2 आया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम के लिए पहले तो वो लिख लो जो जो कॉमन आए। तो एक 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आया। ठीक है, उसके बाद जो आपके जितने भी नंबर सारे बच रहे हैं वो सारे लिख लो। तो 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये 13। ठीक है, अब सबकी गुणा कर लो। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दिया क्या हो गया? 32 दिया 96, 96 की 13 से गुणा कर लो। 96 गुणा 13, 13 छंगा 78, 7, 13 नीमा 117, 17 और 7 कितने हो गए? 124। तो इसका आगे 1248। ठीक है बच्चों, तो ये जो है
आपका लेस है और ये मैस है। देखिए वो सवाल हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये ज्यादातर सवाल पूछा जाता है √3 या √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना। ये अक्सर ये सवाल देखने को मिलता है बच्चों को, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? अब अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना, तो पता तो है कि अपरिमेय है, पर इसे सिद्ध करना, तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले से मान लेंगे, माना √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय। क्या मान लेंगे इसे? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब परिमेय संख्या है तो बताओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। इसलिए √2 अगर एक परिमेय संख्या मानी है तो ये किसके बराबर होगी? a/b के रूप में, जहां b की वैल्यू क्या नहीं होगी? b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जहां a और b एक पूर्णांक है, और a तथा b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना लिख लिया। ठीक, ए और बी यहाँ पे पूर्णांक होते हैं और ए और बी का एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त का मतलब है एक के अलावा इसे और कोई संख्या ए और बी को डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा था? √2 बराबर a/b। ठीक है, अब यहां से वैल्यू इसके नीचे 1 मान लो, b की गुणा करो 2 में रूट में, इसके नीचे वाले की इसके ऊपर वाले से और इसके नीचे वाले की इसके ऊपर वाले से, यानी कि a बराबर आ जाएगा √2b। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? दोनों और वर्ग करने पर क्या कर देंगे? दोनों और वर्ग। ये हो गई हमारी समीकरण a। अब दोनों और वर्ग कर दो, तो a का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई? a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? ठीक, अब b स्क्वायर बराबर क्या हो गया? a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? 2 a स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो कर रहा है, नहीं कर रहा है? यहाँ पे 2 a स्क्वायर को भाग कर रहा, तो 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसीलिए चूंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए जब 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, हो गया। ये 2a को विभाजित करेगा। अब देखो 2a को विभाजित करेगा, अब इसे ये जो इधर दे रखा है इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहां से क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे माना a बराबर 2k, जहां k कोई पूर्णांक है। इतना लिखने के बाद अब हमने क्या करा? 2a को भी विभाजित करेगा, उसके बाद हमने a की वैल्यू मान ली 2k, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू थी 2b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 जो था a को डिवाइड कर रहा था, इसलिए हमने a की वैल्यू मान ली 2k। अब देखो क्या है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है,
ए का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ए का मान क्या माना हमने, माना ए बराबर 2 के, जहां के कोई पूर्णांक है, क्योंकि 2 ए को डिवाइड कर रहा था इसलिए ए का मान 2 के मान लिया हमने। इसलिए अब जब ए का मान है वो हम कहां रख रहे हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या मान रखी है हमने, समीकरण 2 मान रखी है ए बराबर 2 के स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या मानी है 2 के, तो 2 के का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर, इधर भी क्या है बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, के का स्क्वायर कितना होता है 4 के स्क्वायर। इधर क्या हो गया 2 से क्या काट देंगे 4, कितनी बार 2 बार, तो इधर क्या होता है 2 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये इतना आया समझ। उसके बाद क्योंकि 2 बी स्क्वायर को ही देखो ए का मान हमने समीकरण 2 में रखा, तो ए की एक वैल्यू कहते ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 के स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। देखो रख दिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, के का स्क्वायर हो गया के स्क्वायर, इधर हो गया 2b स्क्वायर। 2 से हमने 4 काटा 2 बार, तो ये आ गया 2 के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। अब 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 जब b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास इधर जगह कम है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, चूंकि 2 ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है, इसलिए अतः हमारा मानना गलत है कि ए तथा बी का एक के अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय है। ठीक है, देखो 2 जो है वो पहले एक को भी डिवाइड कर रहा था, फिर 2 के साथ डिवाइड कर रहा बी को भी, इसलिए लेकिन हमने क्या माना कि ए और बी का सिर्फ एक के अन्य कोई अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसलिए हमारा जो मानना था वो कैसा हो गया गलत हो गया ना, इसलिए गलत हो गया। तो रूट 2 कैसी परिमेय संख्या आ गई अपरिमेय संख्या आ गई। ठीक है, तो बस ये प्रूव करना था अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए 5 प्लस रूट 3 एक क्या प्रॉब्लम लग रहा है। कर दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना। ठीक है, पहले हमने जो सिद्ध करा वो सिर्फ रूट 3 या रूट 2 या रूट 5 के लिए था, लेकिन अब जो है एक नंबर इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो कुछ नहीं करेंगे, करते इसमें भी सेम ही है।
जैसा हमने पहला करा, कैसे करा था? सबसे पहले इसे क्या मान लेंगे, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या हमने मान ली तो ये 5 + √3 के बराबर किसके बराबर आ जाएगा? ये a/b के बराबर। ठीक है, और जहां a तथा b कैसे क्या है? पूर्णांक है, और a तथा b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और यहां पर अब ये क्या करेंगे इसका बताओ, a/b बराबर 5 + √3, इसके बराबर इसे क्या ले आएंगे? 5 को ले आएंगे हम इधर, a - √3। ठीक है, बराबर क्या रह गया? √3। अब देखो हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर 5 इसके प्लस में था तो 5 हम इधर ले आए, बाकी इधर क्या रह गया लिखा हुआ? √3। अब a तथा b, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इसीलिए a/b - 5 एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, संख्या है, क्योंकि a/b हमने क्या माना था? परिमेय संख्या। अब 5 ही तो लाए हैं इधर से, अरे पूर्णांक है तो इसलिए एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है इधर की, ये इसके इक्वल है, जब इसके बराबर है ये परिमेय संख्या होगी, जब इसके बराबर है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई? कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं कि √3, अब बताओ √3 इससे पहले √2 हमने प्रूव करी, √3, √7, √9 सारी चीजें कैसे होंगी? अपरिमेय होंगी। तो हम जानते क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारा मानना गलत था कि 5 + √3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसीलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, ये देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, ये एक परिमेय संख्या में सिद्ध करनी, तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान ली, उसके बाद 5 + √3 बराबर a/b हो गया, जहां a और b क्या है? पूर्णांक है, और a और b का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो जब परिमेय है तो कोई गुणनखंड नहीं है। इसके बाद ये 5 + √3 ऐसे लिखा रह गया। अब ये जो 5 था हम इसे किधर ले आए? इधर प्लस में था इधर, तो ये इधर किस में आ गया? माइनस में। चूंकि a और b क्या है? पूर्णांक है, जब ये दोनों पूर्णांक है तो ये भी क्या होगी? एक पूरी संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 जब इसके बराबर में है वो भी कैसी होगी? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम क्या जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए जो हमने सारा माना था ये सब क्या हो गया हमारा? गलत। तो इसलिए √3 5 + √3 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या। देखो बच्चों, इसी टाइप में एक सवाल ऐसा आता है, अपरिमेय संख्या है,
तो इसलिए कैसे सिद्ध करना, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले से क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। जैसे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया। तो जब परिमेय संख्या मान लिया तो इसे किसके इक्वल में रख देंगे, तुम a अपॉन बी की जगह m अपॉन m p अपॉन q कुछ भी ले सकते हो, जो तुमने आज तक पढ़ा होगा वो सब ले सकते हो। और जहां फिर से वही लाइन लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे, a और b पूर्णांक है और a, b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब ये हमने मान लिया, उसके बाद इस √2 को इधर लिख लो, ये 3 है ऊपर, इसके नीचे हम बल मान लो चाहे, तो ये बल की तो में करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, 3 को नीचे ले आओ, तो a/3 b हो गया, ठीक है। अब चूंकि a तथा b पूर्णांक है, फिर से वही लाइन लिख दो, इसमें तो ज्यादातर ये एक लाइन लिखनी है आपको, पूर्णांक है इसीलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। अब जब ये परिमेय संख्या हो गई इधर की, तो जो इसके बराबर है, जो बराबर संख्या वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 एक परिमेय संख्या हो गई, परंतु या चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, it contradicts our fact that the √2 is an irrational number, है ना, ये तो लास्ट में लिखना है। क्योंकि हम जानते हैं कि नो द √2 is an irrational number, so it contradicts our fact, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय, ठीक है भाई। ये आपका था इसमें ही तीसरा टाइप, 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिया। अब इसमें एक लास्ट टाइप कराऊंगा मैं, चौथा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इसके करने वाली ये आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें एक टाइप हो रहा था, अगर ये तो थे सिंगल डिजिट, अगर आपका जैसे कि 2 नंबर √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अगर बेटा आपके पास ऐसे सवाल आ जाए, मतलब पहले तो आपके पास सिंगल था, अब अगर ऐसा आ जाए कि डबल आ जाए आपके पास कि √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या, अगर ऐसा आ जाए कि √5 + 4 ऐसा अगर आ जाए तो कैसे करना, तो कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या मानेंगे इसे, माना √3 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर वही अगर परिमेय है तो क्या करेंगे इसके इक्वल में, ए और बी, ठीक है। कितनी बार, जहां ए तथा बी पूर्णांक है, जहां ए तथा बी पूर्णांक है और a, b का
एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं। ठीक है, ये अब इसके बाद देखो क्या करते हैं यहां पर। अब आप फंस गए कि अब कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, क्या करेंगे हम दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और आप स्क्वायर करें। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, रूट 3 प्लस रूट 2 इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया इसका, ए और बी का होल स्क्वायर कर दिया। देखो बेटा, जब रूट 3 एक रूट अपरिमेय संख्या अगर ऐसा आ जाए, मतलब रूट 3 अलग एक दो संख्या, पहले हमने सिंगल सिंगल करे, अगर अब हम अलग अलग करेंगे तो मतलब इन दो संख्या ऐसी दे दी तुम्हें कि पहले तो तुम लोग सिंगल सिंगल कर रहे थे, रूट 2 को दिखाओ, रूट 3 को दिखाओ। अब अगर इन्हें जोड़कर दिखा दे कि एक संख्या बताओ इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सेम सीक्वेंस में रूट 3 प्लस रूट 1 मतलब परिमेय संख्या मान लेंगे। उसके बाद जब परिमेय संख्या मान ली तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, ए अपॉन बी के। फिर से वही सेम लाइन चिपका देनी है यहाँ पे। उसके बाद कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका क्या कर लेंगे स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया। रूट 3 का स्क्वायर क्या आ गया 3, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, चलो अगर कुछ बच्चों की समझ नहीं आएगा देख लो ऐसे करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 ए क्या गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस इधर 2 रूट 6। ठीक है, तो 3 की 2 में करिए रूट 2 6 हो गया। इधर क्या रह गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उसके बाद 3 और 2 कितने हो गए 5 प्लस इधर क्या रह गया 6, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, 5 को क्या करेंगे हम इधर ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये 2 है तो 2 को भी इधर ले जाओ, तो 1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 5। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस इतना आ गया तो समझ लोगे सवाल। चूंकि ए बी पूर्णांक है इसीलिए पूरी ब्रैकेट रख दो, 1/2 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 5 भी क्या होगी एक परिमेय संख्या हो। है जब ये परिमेय संख्या है तो रूट 6 क्या हो गया है, रूट 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब इधर की परिमेय हो गई तो इसके बराबर वाली संख्या परिमेय हो जाएगी, तो ये भी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। आप वही लाइन चिपका दो यहाँ पे जो आपको आती है। क्या आता, कुछ नहीं आता हमें तो आता है, देखो क्या आता कि रूट 6 परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई जो ये जानते हैं, हम जानते हैं कि रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत था। कि रूट 3 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः रूट 3 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या। बस हो गई प्रूफ आपकी। ठीक है बेटा, ऐसा कर लो। यहां से आपको एक बार मैं फिर समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको घर के सवाल दे दूंगा ऐसे। ठीक है, तो बस ये 4 टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आपके एग्जाम में इस टाइप के, है ना। अब आप आई होप ये सारे सवाल कर लोगे। एक बार समझ लो, अगर 2 अलग अलग परिमेय संख्या दे दी ऐसे जोड़ के कि प्रूफ करो तो कैसे करेंगे। माना इन्हें एक परिमेय संख्या मान लेंगे सेम, उसके बाद ए अपॉन बी मान लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 3 की 2 में गुणा करी रूट 6, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद 3 और 2 क्या हो गया 5। इसके बाद
5 प्लस में था, इधर ले गए माइनस में, यहाँ क्या बचा 2√6 बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 5। ये 5 मतलब जो ये 2 था ये आ जाएगा अपोन में, ये आगे सेम। अब सेम हमारी यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक आपकी कंडीशन सेम हो गई, ये और भी पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √6 भी क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये इसके इक्वल है। परंतु हमें पता है √6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत था, ये परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। ये सारी ठीक है, मिटा देता हूँ टेक्नोलॉजी। जो पेपर आ रहे हैं आपके ना, एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो खाना पीना छोड़ दो, यानी कि मेरे हिसाब से तो रात का खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। रात का खाना बिल्कुल मत खाओ, रात को 5 बजे खाओ, घर वालों से कहो सिर्फ 5 बजे या 6 बजे खाना बना के हमें तैयार करके दे दो और बस। उसके बाद जितनी रात तक पढ़ा जा सके उतनी रात तक पढ़ो, लिहाज पढ़ो और सो जाओ, जो भी आपके लिहाज होता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहला आप घर से प्रैक्टिस करना है, √5 की, √3 की, यानी कि 7√5, ऐसा अगर कोई सवाल आ जाए 5 प्लस √6, ये अगर ऐसे सवाल आ जाए कि आप घर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब मैं इसका एक और टाइप का सवाल कराता हूं। यदि देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का एक सवाल है तुम्हारा, यदि 306 और 657 का में से यानी कि एचसीएफ 9 है, तो 306 तथा 657 का लेस बताइए, यानी कि एलसीएम मतलब क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यही तो सवाल है आपका, फॉर्मूला नहीं, सीधे सब बच्चों को पता होगा। तो देखो इसमें पहली संख्या क्या, 306 और 657, यानी कि 306 गुणा 657, 306 गुणा 657, एचसीएफ क्या देखा 9, एलसीएम का पता नहीं है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्या है, ये गुणाना है। जब ये कोई संख्या गुणामा होती है तो वो दूसरी साइड में जाकर कैसे पहुंच जाती है, भाग, यानी कि डिवाइड में पहुंच जाएगी ये वाली संख्या। तो 9 से ये डिवाइड में पहुंच गई, अब 9 से इसे डिवाइड कर दो, बताओ कैसे करेंगे 9 से डिवाइड, 9 सत्ते 63, कितने बचे 2, हो गया 27, 9 किया 27, तो 306 गुणा क्या आ गया 73। अब 306 की 73 में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, कर दो गुणा, 3 छंग 18, 1 3 3 9, 5 छंग 42, 4 7 21, 8 3 9 4 13, 1 और 1 2, और यहाँ पे 2। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए दो संख्या होगा एलसीएम या एचसीएफ दे रहा हो, तो सीधे ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम, आ गया। उसके बाद जो संख्या तुम्हें एलसीएम या एचसीएफ का दे रखा हो वो उससे डिवाइड कर देना, सीधे सवाल है। एक सवाल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो आपका अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इस फर्स्ट चैप्टर की जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए लिए 6 की घात n पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर ये कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा आपको, ये देखा कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जो मेन क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा, वो क्या है पूछा जा सकता है, क्या कह रहा है,
जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के बाद n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपके एनसीईआरटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा कि अंक 0 पर समाप्त होती है। तो अंक 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी नंबर में क्या जरूरत है, क्या नंबर की आवश्यकता होगी इसमें, या तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाए या 2 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 का फैक्टर वो हो यानी मल्टीपल या 5 का हो या 10, ये तीन ही तो चीजें हैं। ठीक है, अब तो सबसे पहले क्या करेंगे आप बताओ। सबसे पहले 6 लो, 6 तो दे रखा तुम्हें, चूंकि 6 बराबर क्या होता है 2 गुणा 3। ठीक है, 6 है ना भैया, 6 चलो n मान लो, है ना, 6 मान लो। अब इसीलिए 6 की पावर n बराबर क्या होगा 2 की घात 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक है, तो 6 की पावर n बराबर क्या हो गया, चाहे ऐसे लिख लो 2 की पावर n, चूंकि 6 की घात n 2n का गुणज है। ठीक है, देखो 2 की घात n का ये गुणज नहीं है, यानी कि 2 की घात n में 6 की घात n आ जाएगी, गुणज है। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, अथवा 6 की घात n का 2 की पावर n एक गुणनखंड। अब बताओ 0 होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए थी 5, लेकिन इसमें कोई 5 है, 5 आया है नहीं आया, तो इसलिए चूंकि 6 की घात n का 5 की पावर n कोई गुणनखंड नहीं, इसीलिए प्राकृतिक संख्या किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड दो गुणा 5 या 10 होने आवश्यक है। इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो बस इतना सा सवाल था। 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3, ऐसे इसी प्रकार 6 की घात क्या हो जाएगी n 2 गुणा 3 की घात n, इसे चाहे अलग अलग करके लिख लो, 2 की घात 3 n गया, 6 की घात 3 में 2 की घात n का तो गुणज है, मैंने क्या बताया 0 होने के लिए क्या होनी चाहिए 10 से डिवाइड होनी चाहिए या 2 गुणा 5 से, क्योंकि 10 किसके बराबर होता है 2 गुणा 5 के, इसलिए या तो 2 गुणा 5 होना चाहिए उसमें या 10 होना चाहिए। अब 2 की घात गुणा n का तो गुणज है, परंतु क्या है नहीं है इसमें 5 का गुणज नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं हो सकता 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इतना सवाल था इसका। कभी कभी इसकी जगह क्या पूछ लेगा तुमसे, इसकी जगह आपको पूछ लेगा जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो है 4 की घात n, या पूछ लेगा 8 की घात n, ऐसे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी जगह आप ऐसे मतलब सेम ये सवाल करके ऐसे करके इसी टाइप से आप कर सकते हो। चलिए इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो और ला सकूं। थैंक यू।